जय हिंद। वेलकम टू राजकृष्णा केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएजेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखा था। एक और छोटा सा टॉपिक है जो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरीके से फाइंड किया जाता है और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे करते हैं, सब सीखेंगे। आज क्वेश्चन का अप्रोच सीखेंगे। तो आज हम पहले इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है। देखो भैया, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। जैसे जनरली आपसे पूछेगा तो उसके लिए आप पहले कुछ रिएक्शंस मेमोराइज्ड कर लो डायरेक्ट। कभी भी कार्बन की और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? CO2। दोनों ही बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। हालांकि ये सेमी ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये चीज़ें हमको कहाँ सीखनी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हम लोगों को सिर्फ इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता क्या है, कब कब रिएक्शन करता है और कब रिएक्शन नहीं करता है, जो हमको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। देखो, इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर इसको बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस्ड है। अगर हम CO की रिएक्शन O2 से कराएंगे तो ये भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना देगा? CO2। और जब इसको बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लगा दिया और इधर 2 लगा दिया। जब हम CO2 की रिएक्शन कार्बन से कराते हैं तो भैया CO2 रिड्यूस हो जाता है, वो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको हम जब बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस्ड हो गया। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होता है, मतलब कार्बन डाई का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अगर हम CO की रिएक्शन C से कराते हैं तो ये रिएक्शन भी नहीं होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का फर्दर रिडक्शन नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प देंगी। तो ये ध्यान रहे कि कब कब कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, कब रिएक्शन नहीं करता है। अब देखो, एक बात और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाना है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले क्या करना है? हमको कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाना है। अगर हमको ज़रूरत हो, अगर मान लो हमारे मिक्सचर के अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाता है या O2 हमारा एक्सिस रिएजेंट है, तब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? CO की रिएक्शन O2 से करा के बनाएंगे CO2, 2CO2 और इधर 2। ठीक है भैया। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हमको मेमोराइज्ड कर लेनी है, और ये बात ध्यान रखनी है कि पहले कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में, और अगर हमको नीड होगी तो हम क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे CO और O2 की रिएक्शन के साथ। ठीक है। अब इससे रिलेटेड करते हैं एक क्वेश्चन, तो कंसेप्ट आप इजीली समझ पाएंगे। देखो, एक क्वेश्चन है, फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट if 3 mole of carbon react with 3 mole of carbon atom react with, नंबर 1 है 5 mole of oxygen गैस, और सेकंड केस है 0.25 मोल ऑफ O2 गैस। फिर समझ लो, ये क्वेश्चन दिया है और ये कह रहा है कि हमको फाइनल कंपोजिशन फाइंड करना है प्रोडक्ट की। अगर 3 मोल कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 5 मोल से या ऑक्सीजन के 0.25 मोल से।
ठीक है, तो पहले हम केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, बहुत ही सिंपल। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेने से ही उसका आधा सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाता है। एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। आईआईटी एडवांस में थोड़ा डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट डालता है, तो वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन जो फॉर्मूला बेस्ड है उनमें पहले आपको क्वेश्चन समझो अच्छे से। तो हमें समझने पर पता चला कि ये कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओ भैया। पहले करा दी हमने। सबसे पहले क्या बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमने अभी बताया था आपको। तो देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 कार्बन और 2 कार्बन। अब हमें पता है कि कार्बन के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल। कितने से, ऑक्सीजन के 5 मोल से। ठीक है, अब भैया इधर देखो, कार्बन के 2 मोल रिएक्ट करते हैं 1 मोल से। एक्चुअली इसका जो मोल रेशियो है वो कितना है, 1 रेशियो। ये इसका क्या है, मोल रेशियो है। क्या है, मोल रेशियो है। ये रेशियो कहाँ से आया, ये मोल रेशियो हमने लास्ट लेक्चर्स में सिखाया था कि जो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, मोल रेशियो। तो भैया 2 मोल, हम ये बोल सकते हैं कि 2 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इधर देखो तो सॉरी, हाँ इधर देखो, हम ये कहेंगे कि 2 मोल कार। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में एलआर कौन होगा, एलआर निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उसमें डिवाइड कर देंगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का। तो इसमें 5/1 किया, इधर 3/2 किया, तो ये वैल्यू कम है। जो वैल्यू कम आती है वही हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ कार्बन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। बेसिक चीज़ है ये। तो मोल रेशियो हमारा ये लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं, अब हम एलआर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो बोलेंगे 2 मोल कार्बन एटम रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल से। तो भैया ये बताइए 3 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 1/2 × 3, इसका मतलब 1.5 मोल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब इसके 1.5 मोल से तो ये रिएक्ट कर रहा है, कितने से कर रहा है, 1.5 मोल से रिएक्ट कर रहा है। कौन, कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन के 5 मोल में से कितने से रिएक्ट कर रहा है, 1.5 से। बचेंगे कितने मोल, 3.5 मोल क्या होंगे, रिमेन्स। मतलब ये मोल रह गए, क्योंकि ये कैसा है, एक्सिस रिएजेंट है। तो एक्सिस रिएजेंट की तो कंप्लीट अमाउंट पार्टिसिपेट करती नहीं है। जो एलआर होता है वो कंप्लीटली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब देखो हमें पता चला कि O2 कितना रिएक्ट कर गया, O2 रिएक्ट कर गया भैया 1.5 मोल। बचे कितने O2 के, 3.5। ये तो बात हो गई इसकी एक्सिस रिएजेंट की। अब हमको ये निकालना है कि भैया CO बना है वो कितना बना है। तो आपको पता है कि 2 मोल से 2 मोल CO बन रहा है, तो 3 मोल से कितना बनेगा, 2/2 × 3, मतलब 3 मोल कौन बन गया, CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बन गए, 3 मोल। तो फिर समझ लो एक रिएक्शन हो रही है हमारी कार्बन और ऑक्सीजन की, उसमें क्या क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया 3 मोल, और ऑक्सीजन कितना मिला, 3.5 मोल, जो मिक्सचर में रह गए। आफ्टर द रिएक्शन मिक्सचर में क्या बचेगा, 3 मोल CO और 3.5 मोल ऑक्सीजन। अब ये क्या करेंगे, ये फर्दर रिएक्शन करेंगे, अभी हमने सिखाया था। तो देखो सेकंड पार्ट इसका, अब CO प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना देंगे, CO2। ये मैंने बताया था ना। अब CO के कितने मोल है, 3 मोल। O2 का कितने मोल है, 3.5 मोल। इसको बैलेंस कर लो, इधर 2 लगा दिए, इधर 2 लगा दिए।
देखना सिंपल, बहुत आसान है। 2 मोल से 2 मोल बढ़ रहा है, इसमें LR कौन है? ये LR है, क्योंकि 3/2 है, इधर 3.5/1 है। 2 मोल से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और 3 मोल से कितना बनेगा? 3 मोल। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के आ गए 3 मोल्स। अब इसके निकालते हैं, ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा? तो आपको पता है कि 2 मोल CO रिएक्ट कर रहा है 1 मोल O2 से, तो 3 कितने से करेगा? 1/2 × 3 × 1.5 से। मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है? 1.5 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो रिमेन्स मोल कितने हो गए इसमें से? 2 मोल रिमेन हो गया, 2 मोल, या रिमेन्स मोल इक्वल टू 2। तो किसके हैं ये? ऑक्सीजन के। तो जो हमारा मिक्सचर है, या मैं जो कहूँ प्रोडक्ट है, उसमें क्या क्या बचेगा? उसमें बचेगा भैया 3 मोल तो बचेंगे CO2 के, और 2 मोल मिलेंगे हमको O2 के। आपको पता है कि CO2 और O2 आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, इसका मतलब यही क्या हो गया? हमारा फाइनल कंपोजिशन हो गया प्रोडक्ट का, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है भैया, क्लियर, समझ में आया ये? अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसको फर्स्ट वाले को अगर अच्छे से समझ लिए हो तो सेकंड वाले में कुछ नहीं है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो सेकंड वाले में आप क्लियरली समझ सकते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही कार्बन ऑक्सीजन इक्वल टू CO, बैलेंस कर लो 2 और इधर 2। अब हमको क्या करना है कि इसमें जो मोल्स दिए हैं वो लिख लेते हैं। देखो कार्बन का कितना मोल है? 3 मोल। ऑक्सीजन का कितना? 0.25 मोल। सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे? LR फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? सॉरी, ये नहीं होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? LR, बिकॉज ये कितना गिवन मोल्स कितना? 0.25 अपॉन कितना कर देंगे? 1, तो ये वैल्यू कम निकल के आएगी इससे, तो ये हमारा क्या हो गया? LR। अब हम किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे? LR के अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे कि कितने मोल्स कार्बन के रिएक्ट करेंगे और कितना मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में जो इतना वर्क किया था उतना यहाँ भी करेंगे। तो हम बोलेंगे, देखो इसका मोल रेशियो क्या है? 1:2:2, मतलब 2 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन फॉर्म 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। या मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2 मोल कार्बन फॉर्म 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है तो देखो मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल O2 रिएक्ट विद कितने से? 2 मोल कार्बन 2 मोल कार्बन। तो भैया 0.25 कितने से रिएक्ट करेगा? 2/1 × 0.25 और ये आएगा 0.5 मोल। ये 0.5 मोल किसके आ गए? कार्बन के आ गए, जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो मोल रिएक्ट कर रहे हैं। और रिमेन्स मोल कितने होंगे? इक्वल टू कि टोटल मोल कितने? 3, तो बचे कितने? 2.5 मोल। किसके? कार्बन के 2.5 मोल रह जाएंगे, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन, और इसके अकॉर्डिंग हम चेक किए तो कितने निकल के आए? 0.5 मोल ऐसे निकल के आए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हम इसी के अकॉर्डिंग इसके मोल्स निकाल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स बचे। बहुत आसान है, इसका मोल रेशियो है 1 मोल रेशियो 2, तो 1 मोल रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 1 मोल ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो तो 0.25 से क्या मिलेगा? 2/1 × 0.25 = 0.5 मोल। किसके आ गए? कार्बन मोनोऑक्साइड के। कितने आ गए? 0.5 मोल। तो भैया हमारे जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या आ गया? फाइनल प्रोडक्ट के कंपोजिशन में 0.5 मोल तो आ गए किसके?
कार्बन मोनोऑक्साइड के, और कार्बन कितना बचा है 2.5 मोल, जो ये है। कहने का मतलब हमारा जो फाइनल कंपोजिशन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है 0.5 मोल और ऑक्सीजन है 2.5, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल कंपोजिशन हो जाएगा। मतलब ये कि आगे CO2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड था ये, तो मैंने इसको भी कवर करा दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी टॉपिक आपका छूटे बीच में, कोई वॉइड क्रिएट हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक तरफ से कम्प्लीटली सिलेबस आपका कंप्लीट होता चला जाए, जिससे आपको प्रॉब्लम्स करने में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई डाउट ना आए, कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। ठीक है भैया, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, और आज का जो टॉपिक है जो जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं आज, वो अब आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या होता है समझो, कैसे फाइंड करते हैं, ये होते क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बाप रे, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो घर है ये रोड के पास है, तो बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए समझ आते हैं। खैर देखो, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी फार्मूले के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। किसी भी कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, एम्पिरिकल फार्मूला। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन एटम की एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड एंड एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड। क्लियर, चलो हम लिख लेते हैं इसको। जो एम्पिरिकल फार्मूला है बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला represents the simplest ratio of atom in the compound. But molecular formula represents the actual number of atoms present in the molecule. मॉलिक्यूल्स, तो समझ में आया भैया। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और जो एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या करता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स। अब बात आती है कि इनको फाइंड कैसे किया जाता है, वो तरीका आप समझ लो। अगर आपको तरकीब समझ में आ गया फिर न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। ठीक है, देखो
जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उसका जो मास होता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल मास। क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल मास। आइए ये एम्पिरिकल मास, सॉरी, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास करते हैं तो ये होता है n के बराबर। किसके बराबर? स्मॉल n के बराबर। और इस n की हेल्प से हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल n। ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसकी हेल्प से? n की हेल्प से। n कहाँ से मिला? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मास से। एम्पेरिकल मास कहाँ से आया? एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास से। ठीक है भैया। अब जो बात ये आती है कि समझ में आ रहा है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन अब इनको कैसे फाइंड किया जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूले को फाइंड कैसे करेंगे? आपने ये तो बता दिया कि ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है, लेकिन भैया निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन के ही थ्रू आपको हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जितना काम इस क्वेश्चन में करेंगे वही काम आपको सारे क्वेश्चंस में करना है। ठीक है भैया, एक ही क्वेश्चन में आपको फील आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का और एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ज़्यादा कोई थ्योरी व्योरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ए कंपाउंड विच कंटेन a compound which contain 40% carbon, 6.67% hydrogen, 53.37 and 53.37% oxygen. Derive the molecular formula. Derive the मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम है ये, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है वो दे रहा है 60, गिवन है ये। अब देखो भैया इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ लेना। देखो ये कोई क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना है सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला, फिर निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे करेंगे अच्छे से क्लियरली समझ लेना। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है उसमें क्या करना है, हमको चार्ट बनाना है। इतना ही कर देते हैं, क्या करना है, चार्ट बनाना है। ऐसे करो, सबसे पहले हमको क्या निकलना है, एटम, उसके बाद उसका क्या निकलना है, गिवन वेट, उसके बाद उसके निकालने मोल्स, उसके बाद निकालेंगे उसमें सिंपल मोल रेशियो, सिंपल मोल रेशियो, और फिर फाइंड करेंगे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है भैया, इतना काम हमको करना है किसी भी कंपाउंड में। तो एटम्स क्या क्या दिए हैं, कौन से एटम इसमें परसेंट दिया हुआ है, तो एटम दिए हुए हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
कभी कभी क्या कर देता है कि ऑक्सीजन की परसेंट ना दे के ये बोल देगा कि रेस्ट इन ऑक्सीजन, मतलब जो बची हुई परसेंट है वो किसकी, ऑक्सीजन। तो जो टोटल परसेंट है वो 100 में से माइनस कर देंगे, बाकी हम ऑक्सीजन फाइंड कर लेंगे। तो थोड़ा रीजनिंग लगा के भी ये न्यूमेरिकल पूछ लेता है। लेकिन इसका जो बेसिक मेथड है इसको सॉल्व करने का वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एटम्स लिख लिए हमने। अब हम ये मान के चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं कि 100 ग्राम कंपाउंड इज टेकन। ऐसा हमने मान लिया है कि कंपाउंड को कितना लिया है, 100 ग्राम लिया है। लेट 100 ग्राम कंपाउंड इज टेकन, लेट कर लिया हमने। अगर हम 100 ग्राम लेट करके चल रहे हैं तो भैया 40% कार्बन का मतलब कितना हो गया, 40 ग्राम। 100 ग्राम में कितना हो गया, 40 ग्राम कार्बन, बेसिक बात है। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6.67 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 53.37 ग्राम। अब आप ये कहोगे सर 100 ग्राम क्यों लेट किया, तो हम वो लेट करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। करने को तो हम 80% भी कर सकते थे, 80 ग्राम भी लेट कर सकते थे, उसमें कैलकुलेशन को टफ थोड़ा ही बनाना है। हमको तो वो काम करना है जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, मोल फाइंड करेंगे इसके। तो मोल्स आपको पता है, हमने पढ़ाया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि जो गिवन मास होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, मोल्स के। तो 40/12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, तो कितना हो जाएगा 12 36 33, और ये हो जाएगा 6.67/1, और इसके मोल्स आएंगे 6.67, और इसके मोल्स अगर हम फाइंड करें तो 53.37 ऑक्सीजन कितना होता है 60, और ये आएगा 3.33। ये क्या निकाल लिए भैया हमने, ये निकाल लिए हमने मोल्स। और मोल्स के बाद हम क्या निकालेंगे, सिंपल मोल रेशियो। तो जब हम सिंपल मोल रेशियो निकालते हैं किसी कंपाउंड्स में तो क्या करते हैं कि जितने भी मोल हैं, जितने भी मोल्स दिए हुए हैं, उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है उस नंबर से सब में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो भैया इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3.33। तो हम क्या करेंगे, 3.33 से सब में डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आया 1। 6.67/3.33 = 2, और 3.33/3.32 = 1। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये क्या निकल के आया, सिंपल मोल रेशियो। फिर समझ लो यही जो चार्ट है ये इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है आपको। इसमें हमको सबसे पहले एटम लिख देना है जो उसने कंसीडर किया है, उसके बाद में जो वेट दिया हुआ है, गिवन वेट लेट करके 100 ग्राम, और उसके बाद मोल्स फाइंड करेंगे, सिंपल मोल रेशियो आ गया। और इसके बाद हमारा काम हो गया, हमारा रेशियो निकल के आया, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये हमारा जो निकल के आया इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं CH2O। ये क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या निकल के आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कितना निकल के आया है, CH2O। तो अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे। अभी जितनी बातें सीखी थी वो सब अप्लाई करेंगे भैया। यहाँ एम्पिरिकल मास कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन और 2 और 60 इक्वल टू कितना हो गया, 12 + 2 14, 14 60 हो गया 30 हमारा क्या हो गया, एम्पिरिकल मास। अब देखो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना दिया है 60। तो आप जानते हो कि N = होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। तो ये हमारा हो गया 60/30 = 2। तो N की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। अब N की वैल्यू 2 आ गई तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। आपने पढ़ा था अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = एम्पिरिकल फॉर्मूला।
अपॉन एन, सॉरी होल एन, यही तो पढ़ा था। हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो फाइंड करना है, तो हम यही वैल्यू पुट कर देते हैं CS2, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका। एन कितना है 2, तो कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा हमारा C2H4O2, 2 2 दूना 4 4, और ये हमारा हो गया आंसर। तो देखा आपने, इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। ये क्या था हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। और आप चाहें तो C2H4O2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CS3COOH, दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला, और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। हालांकि यहाँ तक आपसे नहीं पूछेगा फिजिकल में, बिकॉज ये ऑर्गेनिक की बात है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेस्ट वेस्ट देगा आपको कि ये टेस्ट करके ये देता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिल गया। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने का, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का। अच्छा एक बात और बता दें, आजकल नीट में और उसमें जेईई मेंस या एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कम आ रहे हैं। मैं पिछले लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा 11th की क्लास का टॉपिक है, तो 11th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली यहाँ से 11th में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप और न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मेरा काम है आपको कंसेप्ट देना और आप उसको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर डाउट है कोई तो आप मुझे शेयर कीजिए अपने प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है गैसेस के लिए, फॉर द गैसेस, फॉर गैस, फॉर वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ना देके वो वेपर डेंसिटी देता रहता है किसी गैस के लिए, और हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास, और इस चार्ट से क्या मिल जाएगा, एम्पेरिकल मास, और वो क्या निकाल लेंगे बट्टे सट्टे करके एन, और एन से क्या मिल जाएगा हमको, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है भैया, तो आज का हमारा यही था छोटा मोटा कंसेप्ट। जय हिंद, थैंक यू।